नेक्स्ट चैप्टर है भाई हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। जो इंपॉर्टेंट अगर इसमें एक आध लाइन होगी ना तो बता दूंगी, ठीक है, बाकी इंग्लिश पढ़ लो इसकी। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन व्हिच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट called mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. मतलब ये सब देख के हम बस ये सोचते कि लाइफ है क्या। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। कि एक तो हम लिविंग किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग का ऑपोजिट हम क्या बोल देंगे, लिविंग बोल देंगे। ठीक है, एक बात तो ये है। एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। कि ये सब देख के दो बातें आती दिमाग में कि एक तो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग का उल्टा, और दूसरी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन क्या है कि लाइफ का पर्पस क्या है। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। फिलोसफी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि लिविंग क्या होता है, लाइफ का पर्पस क्या है, वो अगर कभी फिलोसफी पढ़ो तो उसमें पता चल जाएगा तुमको। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. अगर हम लिविंग को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कि वो सांस ले रहा है ना, वो देख पा रहा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे लिविंग बीइंग को जानने के लिए। Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. जैसे ही हमारे दिमाग में लिविंग आता है तो लिविंग आते ही हम क्या सोचते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर सकता है, दूसरा वो रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, तीसरा अगर एनवायरनमेंट की तरफ से कोई भी सिग्नल आता है, अगर गर्म चीज पे हाथ रख दिया तो तुरंत वो अपना हाथ वापस हटा लेगा, है ना, मतलब वो रिस्पॉन्ड करेगा हर सिग्नल के लिए। तो ये तीन बातें हमारे दिमाग में आती जब भी हम लिविंग बीइंग के बारे में सोचते हैं। क्या क्या, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, और तीसरा अगर कोई भी सिग्नल आया है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा। One can add a few more features like, अब इनके अंदर, इन तीन फीचर्स के अंदर हम और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हम हमारे जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेल्फ ऑर्गेनाइज, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब एक एक करके पढ़ना है इसको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब ये स्टेटमेंट तुम्हें बहुत सिंपल लग रही होगी, पर जब ये स्टेटमेंट वाइज आता है ना क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूजन होता है इस पैराग्राफ में। तो पहली बात एनसीईआरटी ने क्या बोली कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या बोली पहली बात, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम कब मानेंगे कि किसी चीज की ग्रोथ हुई है, पहला जब उसका मास इंक्रीज हुआ हो, और दूसरा जब उसका नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ग्रोथ हम कब मानेंगे, पहला तो जब मास में इंक्रीज हुआ है, दूसरा जब उसके नंबर में इंक्रीज हुआ है, तब हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी चीज की ग्रोथ हुई है। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। A multicellular organism grow by cell division. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में क्या होता है कि सेल डिवाइड करते रहते हैं और पूरी लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है। अगर तुम किसी प्लांट को काट भी देते हो तो उसके बाद भी वो प्लांट ग्रो करता रहता है। क्यों ग्रो करता है, क्योंकि उस प्लांट के अंदर है कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल उस प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डिवीजन शो करते ही रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स में तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है ना, लेकिन प्लांट्स में क्या, अगर तुमने उसको काट भी दिया तो भी वो ग्रो करता रहेगा। क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स में ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं होती। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि एक बार अगर सेल्स बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते। अगर हमें कहीं पे चोट लगती है तो थोड़े दिन बाद स्किन वैसी हो जाती है ना वहां पे, उसका मतलब क्या है कि जिन सेल्स का लॉस हो गया था वो दोबारा से रीजनरेट हो गए। तो रीजनरेशन सेल्स का हमारे अंदर पॉसिबल है, ठीक है, मतलब रिपेयरमेंट पॉसिबल है हमारे अंदर भी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है? इन विट्रो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जहां भी वीवो आए ना, वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर और विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, यानी लैब में, ठीक है। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर लैब में, और वीवो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है या नहीं किया, तो इसको हम क्या कैसे काउंट करेंगे कि लैब में हम उसके सेल्स के नंबर को काउंट कर सकते हैं। पहले अगर 30 सेल थे और अब अगर 40 सेल हो गए तो मतलब उसकी ग्रोथ हुई है, और वो ग्रोथ किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्या बोला गया है कि मेजॉरिटी में जो हायर एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब दो चीजें आती हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। इंक्लूसिव तो मतलब वो चीज इंक्लूडेड है, और एक्सक्लूसिव मतलब वो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने म्यूचुअल रिलेशनशिप सुना होगा, है ना, कि मतलब इस चीज में मैं भी इस चीज को एक इंसान भी समझ ले और दूसरा भी समझ ले, है ना, दोनों एक दूसरे की बात को अगर समझ के चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये रिलेशनशिप होता है, 12th में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में। तो म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है कि दोनों उस चीज में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, एडजस्ट करके रहना दोनों के हिसाब से, वो क्या है? म्यूचुअल, ठीक है। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि तुम भी इस चीज को अंडरस्टैंड करो और मैं भी अंडरस्टैंड करूंगा। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है कि कोई एक छोटा बच्चा था, ठीक है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ा और वो एक बड़ा बच्चा बन गया, तो ये तो क्या है हमारे अंदर? ग्रोथ। पर क्या रिप्रोडक्शन यही है हमारे अंदर? ये रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इसीलिए एनिमल्स के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, वो है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों है एक्सक्लूसिवली? पता चला? वो कहाँ गया पेन? देखो, एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक है हायर एनिमल्स और प्लांट्स। क्या हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम है? नहीं, हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर में कितने सेल होंगे? एक ही सेल होगा। जैसे कि एक सेल था, अब ये एक सेल डिवाइड हो गया, इसने दो सेल बना दिए, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इसके डॉटर सेल। तो इसने रिप्रोड्यूस भी कर लिया और इसने अपना नंबर भी बढ़ा लिया, यानी इसकी ग्रोथ भी होगी और इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का तरीका भी इनका सेम है और ग्रोथ का तरीका भी सेम है, पर हमारे अंदर ऐसा नहीं है और ना हायर प्लांट्स में ऐसा है। इसीलिए हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहाँ से बताएं तुम्हारी एनसीईआरटी में? हाँ देखो, diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insects, birds, your pets or other animals and plants. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे जानवर दिखते हैं ना, बहुत सारे पौधे दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है हमें अपने आसपास। हाँ सही कह रही है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. लेकिन बहुत सारे ऐसे organisms भी हैं जिनको हम हमारी naked eye से नहीं देख सकते, पर फिर भी वो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। ठीक है। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. अब अगर तुम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे तो हमें तुम ही दिख रहे हो, है ना तो प्लांट दिख रहे हो और कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम हमारा ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दें, जैसे अगर हम पूरे रोहतक के अंदर देखने लग जाएं, तो जो स्पीशीज है उनका नंबर भी बढ़ जाएगा, है ना। जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर का एरिया है, जितना हम ज्यादा रखेंगे उतने ज्यादा एनिमल्स, प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट ये बात। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. कोई भी तुम प्लांट देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी प्लांट देख रहे हो, कोई भी एनिमल देख रहे हो, तो वो हमें बताता है कि ये एक स्पीशीज है। ठीक है। उसके बाद है द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी स्पीशीज का आज तक हमें पता है और जिनको डिस्क्राइब किया गया वो लगभग कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है। जितने भी स्पीशीज का हमें पता है या जिनको भी डिस्क्राइब किया गया बाय साइंटिस्ट, वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। आता है यहाँ से क्वेश्चन। This refers to biodiversity or the number and type of organisms present on Earth. ये हमें बताता है कि कितने नंबर में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। कि पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज है अलग अलग, उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कि कितने टाइप के और कितने नंबर में प्लांट, एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितनी स्पीशीज है। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उन्हें प्लांट की, एनिमल की, अलग अलग चीजों की अलग अलग स्पीशीज मिलती जा रही हैं। ठीक है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अब देखो भाई, जैसे मान लो भिंडी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। भिंडी को हम हरियाणा में कुछ बोलते हैं, तुम साउथ में चले जाओ, हो सकता है वहां पे उसको कुछ और बोलते हो। ठीक है। अब कोई भी डॉग है मान लो, उसको यहाँ पे हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन किसी और स्टेट में उसको कुछ और बोलते होंगे, किसी और कंट्री में कुछ और बोलते होंगे। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नाम रखा गया, उसको बोला गया साइंटिफिक नेम। क्या बोला गया? साइंटिफिक नेम। जैसे तुम सब ने सुना होगा कि यहाँ पे हम मैंगो को आम बोलते हैं, है ना, पर कहीं और जाएंगे तो हो सकता है उसको कुछ और बोलते हो। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मैंगो का नाम रख दिया मैंगीफेरा इंडिका। क्या रख दिया? मैंगीफेरा इंडिका। कि पूरे वर्ल्ड में उस मैंगो को जाना जाएगा बाय द नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। कि ये प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे उसको किसी नाम से बोलते, कहीं पे किसी नाम से। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. कि पूरे वर्ल्ड में बस उसको एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए उसे एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। जब भी हम किसी को नाम देते हैं तो नाम देने की प्रोसेस होती है नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो हमने हर स्पीशीज का क्या किया, एक नाम दे दिया, उसको साइंटिफिक नेम दे दिया जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, और इस प्रोसेस को हमने बोला नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification.
बिना आइडेंटिफिकेशन के। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। जब तक हमें उस स्पीशीज के बारे में पता नहीं है कि ये किससे रिलेटेड है, क्या है, तब तक हम उसका नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन पता है तभी हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर से पहले क्या होना जरूरी है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पहचानना कि वो क्या है, किससे बिलोंग करती है, तभी नाम दे सकते हैं उसको। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, अब देखो ये जो साइंटिफिक नेम है ये तो बायोलॉजिस्ट को ही पता है ना। अब मान लो तुम कहीं जाके सब्जी वाले को बोलो कि मैंगीफेरा इंडिका दे दो, उसको तो नहीं पता ना। तो ये सारे नाम किसको पता है? ये सारे नाम किसको पता है? बायोलॉजिस्ट को पता है। ठीक है, for example, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature. अब जो नाम दिया जाता, तुम्हें अगर बात करनी है ना बाहर जाके करोगे, क्लास में नहीं। प्लांट्स को जो नाम देने का क्राइटेरिया है कि किस किस कैटेगरी में हम प्लांट्स को नाम देंगे, किस तरीके से नाम देंगे, है ना, कैसे नाम देंगे, वो डिसाइड करता है आईसीबीएन। बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट से रिलेटेड, और जूलॉजी का मतलब एनिमल्स से रिलेटेड। तो एनिमल्स को अगर नाम देना है, कैसे नाम देना है, उसको डिसाइड करता है आईसीजेडएन। कौन डिसाइड करता है? आईसीजेडएन, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बट प्लांट्स के को नाम देना वो डिसाइड करता है आईसीबीएन, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एनिमल्स के लिए कौन है? आईसीजेडएन, और प्लांट्स के लिए कौन है? आईसीबीएन। The scientific names ensure that each organism has only one name. साइंटिफिक नेम देने का पर्पस क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक नाम होना चाहिए, एक से ज्यादा नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होना चाहिए। प्लांट्स के केस में ये चीज डिसाइड की जाएगी बाय आईसीबीएन, और एनिमल्स के केस में बाय आईसीजेडएन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. और ऐसा भी नहीं है कि तुमने मैंगो को भी मैंगीफेरा इंडिका बोल दिया और किसी और फ्रूट को भी मैंगीफेरा इंडिका बोल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक नाम एक ही प्लांट या एनिमल को दे सकते हो। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name. अब किसी को भी हम साइंटिफिक नेम कैसे देखते हैं वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर तुम्हें साइंटिफिक नेम देना है तो वो तुम दो तरीके से लिखोगे। पहला लिखोगे जेनरिक नेम और दूसरा लिखोगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, किसी का भी साइंटिफिक नेम कैसे लिखोगे? जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। पहले क्या लिखेंगे? जेनरिक नेम, फिर लिखेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two components. अब इसमें एक नाम के अंदर कितने वर्ड इंक्लूड किए हमने? दो। पहले जेनरिक नेम और उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट। दो वर्ड इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इस नोमेनक्लेचर को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में क्या है कि साइंटिफिक जो नाम अगर तुम किसी को दे रहे हो तो उसमें कितने वर्ड होने चाहिए? दो वर्ड होने चाहिए। पहला वर्ड क्या होगा? जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अब मैं तो भूल जाती थी पहले कौन सा लिखना है। ठीक है, जेनरिक और स्पेसिफिक में भूल जाती थी, तो मैं ऐसे याद रखती थी जीनियस सर। ठीक है, तो जीनियस का मतलब जेनरिक और सर मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहले क्या लिखोगे? जेनरिक नेम और फिर लिखोगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, नोमेनक्लेचर का नाम क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, किसने दिया था ये नेमिंग सिस्टम? कार्लस लिनियस ने। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango. Providing scientific names later. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. ठीक है, mango को हम कैसे लिखते हैं? Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. ये किस तरीके से एक binomial name है वो देखना है हमें। In this name, Mangifera क्या है? जीनस। मैंगीफेरा क्या है? जीनस। और इंडिका क्या है उसकी? स्पीशीज। इंडिका है उसकी स्पीशीज।
ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका में जीनस क्या है? मैंगीफेरा, उसकी स्पीशीज है इंडिका। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, अब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें। बायोलॉजिकल नेम को हम लिखते हैं लैटिन में, किसमें लिखते हैं? लैटिन में, ठीक है, जनरली ये लैटिन में होते हैं और इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, लिखा जाता है इटैलिक्स में। अगर प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट किया जाता है लैटिन में, प्रिंट किसमें करोगे? लैटिन में। पर अगर हाथ से लिख रहे हो तो किसमें लिखा जाएगा? इटैलिक्स में। किसमें? इटैलिक्स में। देखो अब ये नाम प्रिंट किया हुआ है ना, तो किसमें प्रिंट किया है? लैटिन में। मतलब है क्या ये, सॉरी है क्या, लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज है लैटिन और लिखोगे किसमें? इटैलिक्स में, ठीक है, मतलब जो उसका तरीका है, फॉन्ट है, वो क्या होगा? इटैलिक्स का। पर लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन, ठीक है। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. हमें नहीं पता ये वर्ड कहाँ से आया, बस हमने क्या किया, इसको लैटिनाइज कर दिया, या कौन सी लैंग्वेज से डेराइव किया इसको? लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। ओरिजिन के बारे में हमने नहीं देखा। तो मैंगीफेरा में जीनस क्या है? मैंगीफेरा। स्पीशीज क्या है उसकी? इंडिका, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है ये मैंगीफेरा इंडिका? लैटिन लैंग्वेज, लेकिन हमने इसको लिखा किसमें है? इटैलिक्स में, ठीक है, लैंग्वेज है लैटिन पर लिखा है इटैलिक्स में। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। अच्छा, साइंटिफिक नेम को हम एक और नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम का एक और नाम क्या है? बायोलॉजिकल नेम। इसमें पहला जो वर्ड है वो बताएगा जीनस, दूसरा जो वर्ड है वो बताएगा स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। अब दोनों जो वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में, जब भी इसको हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या फिर प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब भी हाथ से लिखो, आज के बाद अगर किसी का भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो तुम इसमें इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते हाथ से, तो क्या करोगे? मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करो और इंडिका को अलग से। आज के बाद किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते वक्त अंडरलाइन करना नहीं भूलना, ठीक है, वरना सब्जेक्टिव पेपर में नंबर कटते हैं अगर साइंटिफिक नेम को तुम अंडरलाइन नहीं करते। और अंडरलाइन भी करना है सेपरेटली, मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन और इंडिका को अलग अंडरलाइन। अब ये हम अंडरलाइन क्यों करते हैं? हम ये दिखाते हैं कि ये लिख दिया हमने इटैलिक्स में और ओरिजिन है इसका लैटिन, ठीक है, आया कहां से है? लैटिन से, और लिख दिया हमने इटैलिक्स में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम जीनस लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर, लेकिन जो स्पीशीज का नाम लिखोगे वो होगा शुरू स्मॉल लेटर से, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में देखो ये जीनस है ना, जीनस का पहला लेटर है कैपिटल लेटर, बट स्पीशीज का पहला लेटर है स्मॉल लेटर, ठीक है। तो हमने 4 रूल देखे। पहला रूल तो क्या है कि ये जितने भी वर्ड हैं ये हमने लिए हैं फ्रॉम कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज, पर इनको हम प्रिंट करते हैं इन इटैलिक्स, इसमें प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, ठीक है। अब इसके अंदर 2 नाम है, पहला नाम किसको बताएगा? जीनस को, दूसरा नाम बताएगा स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को। अगर हम इन नाम को हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखते वक्त हम जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करेंगे, क्यों? टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, और इटैलिक्स में वो लिख रहे हैं हम। Since it is nearly, अच्छा ये भी रहेगा ना, name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Abbreviated form का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। जैसे एक्सेट्रा को हम किससे लिखते हैं? ETC से। तो जिसने भी ये नाम दिया है उसका नाम लिखा जाता है स्पीशीज के बाद, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। जैसे जो मैंगीफेरा इंडिका है वो दिया था लीनियस ने, किन्होंने दिया था? लीनियस ने। तो पूरा लीनियस नहीं लिखते, एब्रिविएटेड फॉर्म में लीनियस लिखते। लीनियस का सिर्फ क्या लिख दिया? LINN, ठीक है। तो मैंगीफेरा लिखा, इंडिका लिखा, और उसके बाद जिसने वो नाम दिया था उसका नाम लिख दिया इन एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। It indicates that the species was first described by Linnaeus. ये किसने बताया कि मैंगीफेरा इंडिका किसने दिया था सबसे पहले? Linnaeus ने दिया था, ठीक है। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise
Some means to make this possible. This process is called क्लासिफिकेशन. सारे ऑर्गेनिजम्स को तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. अब तक तुमने 3 स्टेप पढ़े हैं. एक पढ़ा आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी स्पीशीज को पहचानना कि ये क्या है, किससे बिलोंग करती है, वो होगा आइडेंटिफिकेशन. दूसरा था नॉमेनक्लेचर, मतलब उसको नाम देना. और तीसरा क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन, मतलब उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification किस बेसिस पे होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, बाहर से देख के बता सकते हो कि इसके 2 हाथ हैं, इसके 2 पैर हैं, बाहर से देख के जो जिन कैरेक्टर्स को तुम बता सकते हो, उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं, observable characters के basis पे. For example, we easily recognize groups such as plant or animals or dogs, cat or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब भी मैं डॉग बोलूं, तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाएगी, है ना, बाहर से, कि तुमने उसको देखा हुआ है. हाँ बिल्कुल, प्लांट बोले, एनिमल बोले, तो इमेज आ जाती है उसके दिमाग में. What image do you see when you think of a dog? जब भी कुत्ते के बारे में सोचते हो, क्या आता है दिमाग में, बस दोस्त आता है तुम्हारा ना. Obviously each one of us will see dogs and not cat. जब भी मैं बोल रही हूँ डॉग, तो सबके दिमाग में डॉग आया ना, कैट तो नहीं आई होगी किसी के दिमाग में, है ना. तुम्हारे में तो जरूर आई होगी. ये मैं नीचे पढ़ लिया था, बस इसलिए थोड़ी सी आ गई. Now if we were to think of Elastians, we know that we are talking about what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. Elastians क्या होता है, गूगल करो. नहीं पता है मेरे को. तो अरे वो वो क्या भाई होता है, मेरा बताओ. नहीं बता. वीडियो पॉज करो इसको. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. जब भी मैं mammals की बात करूँ, अब तो पढ़ चुके ना तुम mammals की बात करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो, है ना, मेमरी ग्लैंड्स जिनके अंदर, वो क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं. Likewise in plants, if we were, बाहर जाओ से, जल्दी बाहर जाओ. मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी बाहर जाओ, आज जब से. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. कि अगर हम गेहूं के बारे में सोचते, wheat के बारे में सोचते, तो दिमाग में wheat ही आता है, राइस नहीं आता. फोन आ रहा है, कंपनी वाला अकाउंट दे दे. हाँ, you need a 3G or 5 Wi-Fi connection for नाना. कितने नंबर पे आ रहा है, काट दे. रुक तो गए यार, पूछ तो लेते क्या था. Hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organisms. हमने कैटेगरी बना दी, है ना. डॉग एक कैटेगरी बना दी, जिसके अंदर वो क्या आ गया था, एल्सार्टियंस जो भी था, है ना, मतलब एक कैटेगरी बना दी, और उसके अंदर फिर बहुत सारे स्पीशीज डाल दी हमने. ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी हैं. जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल, मैमल, कैट, डॉग, ये सारी क्या है, कैटेगरी हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा. अब तक जितना भी पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो सारी कैटेगरी हैं, इन कैटेगरीज को हमने एक साइंटिफिक टर्म दे दी, एक साइंस की टर्म दे दी, और उस टर्म का नाम है टेक्सा. तो आज के बाद भूलना मत, टेक्सा में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टेक्सा है क्या. ये जो भी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को ये क्या बोलते हैं, टेक्सा. कि ये डॉग है, ये मैमल है, ये कैट है, ये एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे साइंस में, टेक्सा. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa, but you know that a dog is a mammal. Dog क्या है, एक mammal. जबकि हमने क्या बोला कि mammals एक अलग taxa है और dog एक अलग taxa है, पर dog भी क्या है, एक mammal है ना. Dog जो है वो एक mammal है. कहाँ गया, हाँ. And mammals are all animals. और mammal किसके अंडर आते हैं, animals में, क्योंकि kingdom animalia में ही हमने पढ़ा था mammals को. ठीक है, तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में आते हैं मैमल्स, और मैमल्स में आते हैं डॉग्स. Similarly, animals, mammals, dogs all are
taxa, but you know dog is a mammal, mammal are animals. Therefore animals, mammals and dog represent taxa at different levels. कि ये है तो taxa, पर ये टेक्सा है अलग अलग लेवल पे, ठीक है। कि एनिमल जो है वो भी एक टेक्सा है पर अलग लेवल पे, मैमल जो है वो भी एक टेक्सा है पर अलग लेवल पे, डॉग भी एक टेक्सा है पर अलग लेवल पे, हैं सारे टेक्सा बट अलग अलग लेवल पे। Hence based on characteristics all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. हमने क्या किया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डाल दिया, किसके बेसिस पे, डिफरेंट टेक्सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डाला, टेक्सा के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डाल दिया कि ये डॉग का टेक्सा है, ये कैट का टेक्सा है। किस बेसिस पे डाला है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और ये जो अलग अलग टेक्सा में डालने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या क्या पढ़ा अब तक, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना किसी को, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पहचानना, क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग कैटेगरी में डालना। कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, टेक्सा। अलग अलग टेक्सा तुमने उसको दे दिया तो उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी।